नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं वार्ड यात्रा के आज 5वें अध्याय में हम आज मौजूद हैं हमारे उप महापौर अ, और लोकप्रिय नेता श्री विजय वर्गीय जी के साथ। आइए जानते हैं क्या है इतने लंबे अंतराल के बाद हो रहे नगर निकाय चुनाव में क्या रही कमियाँ और क्या है उनकी तैयारियाँ? दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा, ये तो इतने अंतराल के बाद हो रहा है, क्या लग रहा है दादा कि क्या तैयारी रही होगी आपकी? देखिए, राज्य सरकार पिछले 3 वर्ष लगभग बीत गए हैं रांची नगर निगम के चुनाव के कार्यकाल को खत्म हुए, लेकिन चुनाव की घोषणा करने में लगातार आनाकानी करते-करते लास्ट में कोर्ट के आदेश के बाद इस चुनाव का अब बिगुल बजा है। अब ये बिगुल भी अब बज जाए तभी बज जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा अविश्वास राज्य सरकार के प्रति हो गया है लोगों को कि बहुत कुछ होने के बावजूद चुनाव की घोषणा के तारीख को लंबित कर दिया जाता। मुझे ध्यान में है 2023 अप्रैल 27 को हमारा कार्यकाल खत्म हुआ था। 2022 नवंबर में भी इसी तरह से आरक्षण रोस्टर भी जारी हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग का होने वाला था आचार संहिता के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार को लगा कि अभी चुनाव नहीं कराना है और उसके चलते उसको लंबित कर दिया गया था। अब उसके बाद लगातार पार्षदों का कोर्ट में जाना, कोर्ट में के द्वारा आदेशित करना, लेकिन फिर भी साल 2 साल करके ये तीसरा साल बीतने को है। तो अब राज्य सरकार फिर से ये प्रक्रिया शुरू की है। भगवान करे बुद्धि आए और चुनाव कराए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव आज के दिन शहरी आबादी के लिए बहुत आवश्यक है। चूँकि शहर में रोज ऐसे कार्य होते हैं जो नगर निगम से ही संपन्न किए जा सकते हैं और जनता को जो असुविधा है, अगर उसको राज्य सरकार अनदेखी करेगी तो मुझे लगता है कि इससे खराब कुछ नहीं है। तो इस चुनाव को जल्द से जल्द होना चाहिए। दादा, ये जो राज्य निकाय चुनाव में जो राशियाँ आती है, क्या वो सब पूरा रहता, मतलब विकास के लिए जितना पर्याप्त है, क्या उतना मिलता नहीं है? देखिए, रांची अनप्लान्ड सिटी के रूप में, राजधानी के रूप में विकसित हुआ और 1993 के बाद 2008 तक यहाँ नगर निगम का गठन नहीं हुआ था। 8 में जब चुनाव हुए उसके बाद राजधानी के बनने के बाद आबादी इतनी बढ़ी, गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से रांची का नहीं था। रांची नगर निगम के अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रांची नगर निगम की रेवेन्यू अगर उस समय देखेंगे तो केवल 27-28 करोड़ रुपए थी, जो कि 5% भी रांची नगर निगम के नियमित खर्चों को पूरा नहीं कर पाते थे। राज्य सरकार से ग्रांट मिलता था। राज्य सरकार से ग्रांट मिलने का जो काम था, अगर 2013 तक हम देखेंगे, चूंकि मैं 2008 में पहली बार पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा था, जीता था, नगर निगम के बोर्ड में गया था। 8 से 13 हमारा कार्यकाल बहुत ही आर्थिक विहीन के रूप में गुजरा। हम कुछ काम नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि पैसा ही नहीं मिलता था। साल में अगर राज्य सरकार के ग्रांट से हमें 5 से 10 लाख रुपया मिलेंगे तो आप एक वार्ड का विकास, जो संपूर्ण विकास है, वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन 2013 से 18 वाला जो सत्र था, उसमें 14वें वित्त आयोग का जब शुरुआत हुआ तो 14वें वित्त आयोग में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से एक अच्छा खासा विकास के लिए राशि दिया गया, जिससे कि आज के दिन अगर आप पूरे रांची शहर को देखेंगे, कई एक स्लम का उद्धार हुआ। कई एक ऐसे पौराणिक गांव जैसा शहर में भी गांव बसता है हमारे यहाँ रांची में। तो ऐसे शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दिखा। कालीकरण का काम जोर शोर से हुआ और आज रांची में कहने में कोई संकोच नहीं कि 53 वार्ड में लगभग सब जगह विकास का कुछ ना कुछ अंश गया। और उसके पीछे कारण था 14वां वित्त आयोग, लेकिन 15वें वित्त आयोग और 18 से 23 का सत्र अगर आप देखेंगे तो फिर वही ढाक के तीन पात। चूंकि पहले 2 साल तो हम कोरोना में बिता दिए और कोरोना के बाद राज्य सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। और 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार की भी राशि एक निश्चित खर्च के लिए करने के लिए बैन लगा दिया गया, जिसके कारण आप सड़क और नालियों का निर्माण नहीं करा सके। और आज उसी के चलते हम रांची शहर को पुराने स्वरूप में बहुत बदलाव नहीं देख पाते हैं। 13 से 18 हमने बदलाव किया, लेकिन 18 के बाद बहुत ज्यादा परिवर्तन इस शहर में नगर निगम के माध्यम से हम नहीं कर पाए। अभी स्मार्ट सिटी बनाया गया है रांची में, लेकिन अभी भी सर यहाँ के जो नागरिक हैं उनको अभी भी वो सुविधाएं नहीं मिली जो स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए।
देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि स्मार्ट सिटी रांची को नहीं बनाया गया। रांची शहर के एक क्षेत्र है, जो कि जगन्नाथपुर समाधि मैदान जो बोलते हैं धुर्वा में है। वहाँ लगभग 200 कुछ एकड़ में स्मार्ट सिटी का निर्माण चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और योजना जो स्मार्ट सिटी की थी कि स्मार्ट सिटी जब एक क्षेत्र बनेगा, तो उससे पूरे शहर को जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी लगता है कि अभी इसमें समय है और जब तक ये पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम रांची शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में नहीं बोल सकते हैं। अभी चूँकि नगर निगम बेपटरी भी हुआ, 3 साल से नगर निगम में काम जिस हिसाब से वार्डों में होना था, नहीं हुआ। तो अभी लगेगा समय। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता के पास अभी कुंजी है, चाबी है, अच्छे प्रतिनिधियों को जिता के लाए, चूँकि बहुत अहम ये 5 वर्ष है और इन 5 वर्षों में आप रांची शहर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, चूँकि हमने एक रेखा खींची है और आपने देखा होगा रांची शहर के कई तालाबों का, कई पार्कों का निर्माण हम लोगों ने अपने इन 10 वर्षों के कार्यकाल में कराया है। लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है और रांची शहर जिस ओर भाग रहा है, उधर भी विकास करने की ज़रूरत है। आज रांची शहर 53 वार्डों में सिमटा हुआ है। आज के दिन अगर आप जनसंख्या और क्षेत्रफल देखेंगे तो रांची शहर को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है और रांची शहर में वार्डों का पुनर्गठन करने की भी आवश्यकता है। हम लोगों ने रिंग रोड का प्रस्ताव भेजा है कि रिंग रोड जहाँ से शुरू हो रहा है उसके अंदर आप रांची शहर को म्युनिसिपल एरिया को बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये हो पाएगा तभी हम समुचित रांची को विकास की रेखा में बाँध पाएँगे, विकास दिखेगा। तो अभी है समय, लेकिन इन 5 वर्षों में अच्छे प्रतिनिधि जीत के जाएँगे, तभी आप रांची को सुव्यवस्थित शहर के रूप में आगे और बढ़ा पाएँगे। दादा, आपके कार्यकाल में जितना समय आपने अपना दिया है, आपकी क्या उपलब्धि रही है दादा? देखिए, उपलब्धि अपने बताने की चीज़ नहीं है, आप पूरे क्षेत्र में जाइए, हर एक एरिया में जाइए, आपको नज़र में आएगा कि जो जैसा था, उसमें मतलब बहुत विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है, जहाँ आप पक्कीकरण सड़क की पक्कीकरण को नहीं देखेंगे। हो सकता है पिछले 2-3 वर्षों में जो नया मोहल्ला बसा हो, वहाँ आपको पक्कीकरण नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी पूरे शहर में मैं उदाहरण स्वरूप भी बताना चाहूँगा, अगर ग्रामीण परिवेश का एरिया देखेंगे तो आज के दिन आप गाड़ी गाँव जाएँ, यहीं के बगल में है। गाड़ी गाँव में 5 किलोमीटर से ज़्यादा रोड कालीकरण का काम हुआ है। ऐसा एक बस्ती नहीं, वार्ड नंबर 7 की ये बात बता रहा हूँ। रांची के 53 वार्डों में अगर आप घूमेंगे तो ऐसे 101 किलोमीटर कालीकरण सड़क, ऐसे जगह जहाँ आज़ादी के बाद कभी कोई काम नहीं हुआ था, वो हुआ है। तो हम लोगों ने रांची शहर में 2008 में जब हम आए थे, उस समय पूरे शहर को डंप यार्ड कहा जाता था, शहर सड़क में कचरा फेंका जाता था, लेकिन आज के दिन वो स्थिति नहीं है। रांची शहर में आप सड़क को आज भी अगर बाहर के भी लोग आते हैं तो उनको लगता है कि रांची परिवर्तित हुआ है, सफाई अच्छी हुई है। हाँ, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अभी तक नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, नगर निगम की वजह से नहीं, बल्कि सरकार उस तरह के उस तरह का सपोर्ट नहीं की या उस तरह की योजनाओं को केंद्र सरकार के माध्यम से लाने का इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं किया, जिसके कारण एसडब्ल्यूएम का काम रुका हुआ है। इसी इसी के कारण हम कचरा प्रबंधन अभी तक अच्छे से नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब रांची नगर निगम के बोर्ड के द्वारा स्वीकृत फ्लाईओवर्स है, जिसका निर्माण चल रहा है। आज भी बहुत सारी बातें चल रही है, वेंडर्स मार्केट की बात चल रही है। तो हमारे कार्यकाल में ही रांची शहर में वेंडर्स मार्केट बनने का काम शुरू हुआ। अब वो काम मधुगम खादगड़ा से लेके नागा बाबा खटाल से लेके डिस्टिलरी पुल को लेके मोराबादी तक ऐसे कई एक जगह हम लोगों ने वेंडर मार्केट का निर्माण कराया। 12-13 वेंडर मार्केट के लिए हम लोगों ने प्रपोजल जो भेजा, वो अब जाके अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि म्युनिसिपल कमिश्नर उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। तो हो जाए तो बढ़िया है। अगर आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो फुटपाथ की समस्या हमेशा रहेगी, अतिक्रमण की समस्या हमेशा रहेगी। तालाबों की बात करें तो रांची शहर में 2013 में मैं उप महापौर बना था और पहला तालाब अरगोड़ा तालाब में मैंने नींव का पत्थर रखा था। उसी दिन से तालाब के सुंदरीकरण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार रांची में लगभग 20 तालाब ऐसे हैं जिसको आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, चाहे वो बड़ा तालाब हो
चाहे वो करमटोली तालाब हो, चाहे वो दुमसा टोली तालाब हो, चाहे बनस तालाब हो, चाहे बड़गाई तालाब हो, चाहे तिरिल तालाब हो, चाहे तितर टोली तालाब हो, चाहे मेडिकल तालाब हो, ऐसे कई एक तालाबों का सुंदरीकरण का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। पार्कों का निर्माण का जहाँ तक बात है, रांची में मोराबादी और अ, ये मछली घर वाले पार्क को छोड़ के कुछ था नहीं। लेकिन आज के दिन अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पटेल पार्क जैसे अच्छे पार्क भी बने, एचईसी में भी कई पार्कों का निर्माण कराया गया और भी रांची शहर में ऐसे कई एक विशेष तालाबों का पार्कों का हम लोगों ने निर्माण कराया है। रांची शहर में आप देखेंगे तो पब्लिक टॉयलेट्स की कमी थी। आज पूरे शहर में लगभग 125 से 150 ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में जहां लोग ज्यादा संख्या में आते हैं वहां बनाया गया है। थोड़ी मेंटेनेंस की समस्या है तो यहाँ सिविक सेंस की भी कमी है जिसके कारण हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। थोड़ी प्रशासनिक विफलता भी है। प्रशासन जब तक कड़ाई नहीं करेगा तब तक आप इस तरह की चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा रांची शहर में जो लोगों का डिमांड था उसको पूरा करना, लोग जो चाहते थे उसको संपूर्ण करना और आज उसी का प्रतिफल है कि शहर एक व्यवस्थित शहर के रूप में दिख रहा है। काम करने की और आवश्यकता है क्योंकि अनप्लान्ड सिटी को अगर आप प्लान्ड वे में लाने का प्रयास करेंगे तो काम बढ़ जाता है और जब तक सरकारी सहयोग नहीं मिलता है 14 से 19 हमको खूब सहयोग मिला क्योंकि उस समय राज्य सरकार में रघुवर जी की सरकार थी और हम उसके माध्यम से जितना काम कर पाए वो मतलब कल्पना से अलग है। लेकिन वही 19 से अगर 23 का हम कार्यकाल देखेंगे तो हम लोग जीरो थे। अब उसमें एक कारण कोरोना भी था लेकिन दूसरा कारण सरकार की असहयोग रवैया भी था। पता नहीं आप लोग 2008 के चुनाव में किस परिस्थिति में थे लेकिन मुझे तो ध्यान में है मैं भी चुनाव लड़ा था और बैलेट से चुनाव हुए थे। एक वार्ड के गिनती चुनाव के मतपत्र को गिनने में मेरे वार्ड में तीसरे दिन मतगणना हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक प्रत्याशी 3 दिन तक पंडरा में बैठा हुआ है और उसके सपोर्टर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि उनका बक्सा कब खुलेगा। उस बीच में पता नहीं बक्सा कितना बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब व्यवस्था फैलाने के लिए काम की गई है क्योंकि राज्य सरकार आज के दिन जिन हाथों में है उनके सपोर्ट में शहर की जनता नहीं है तो वो चाहते हैं कि छल फरेब करके ही कम से कम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन पदों पे ला सके। आज आप देखेंगे पूरे देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। हमने 8 के चुनाव के बाद 13 के चुनाव को भी देखा था। जब 8 के चुनाव में तीसरे दिन मेरा मतगणना हुआ, चौथे दिन सब रिजल्ट निकले और वही जब 13 वाले चुनाव में मैं खड़ा हुआ तो 12 बजे तक तो चुनाव घोषणा हो गई या 3 बजे शाम तक तो पूरा झारखंड का रिजल्ट निकल गया। अब आप सोचिए जहां हम इतने आगे बढ़ रहे हैं वहां फिर से पीछे धकेलने का प्रयास चल रहा है। अब उसके पीछे बहाना बनाया जा रहा है कि हमारे पास पैसे की कमी है। भाई पैसे की कमी है तो आप बहुत सारे चीजों में पैसे को कम खर्च करके उदाहरण पेश कर सकते थे। आज आप विधायक आवास और मंत्रिमंडल मंत्रियों की का आवास बनाने में करोड़ों करोड़ों रुपया लगा रहे हैं और जहां जनता की बात आ रही है, जनता को जहां वोट देना है और जनता को अपनी सरकार चुननी है वहां पुरानी व्यवस्था लागू कर रहे हैं पैसे के अभाव में। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य जनता के लिए कुछ नहीं होगा और इस राज्य सरकार को मैं बिल्कुल इसकी आलोचना करता हूं कि व्यवहारिक रूप से जनता से जुड़ने का काम करे और इस तरह का काम अगर आप सरकार में हैं और आपको लगता है कि हम सरकार में हैं तो जो निर्णय ले लेंगे वो सही है तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना होगा। पहले नगर निगम में बाद में राज्य सरकार की जब बारी आएगी तो राज्य की जनता आपको बताने का काम करेगी। दादा एसआईआर को लेके आपकी क्या राय है? देखिए एसआईआर जो हो रहा पूरे देश में उसका मैं स्वागत करता हूं। जब विनय चौबे रांची के डीसी थे तो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं उस समय उप महापौर रांची था और व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी दिया था कि एक बार जो मतदाता सूची है उसका 100% निरीक्षण होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुनाव को देखेंगे किसी भी लोकसभा या विधानसभा या पार्षद के चुनाव को, मतदाता जो सूची मिलती है उसका 50% लोग मिलता ही नहीं है, या तो वो मर गए हैं या कहीं चले गए हैं। अगर आप इसका पूर्ण पुनरीक्षण नहीं करेंगे तो ये तो अधूरा वोटर लिस्ट से आप चुनाव करा रहे हैं
और तभी प्रतिशत भी आपको जो दिखता है कि 30% 40% हुआ, तो 60% तो आबादी है, 40% तो ऐसे ही गोल है। तो ये बहुत आवश्यक था और आज पूरे देश में चल रहा है। मैं समझता हूँ झारखंड में भी निकाय चुनाव के बाद शुरू होगा। मैं आम जनता से अनुरोध करूंगा, लोग जो बीएलओ हैं वो बूथ मैपिंग का काम कर रहे हैं। बूथ मैपिंग का काम वो अपने स्तर से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो मैपिंग नहीं हो पाएगी उसमें लोग अपना सहयोग दें, जो कागजात लगें उसको बीएलओ को उपलब्ध कराएं और अपने नाम को सुनिश्चित करें एक जगह रहें। बहुत सारे वोटर्स को मैं देखता हूं कि 4 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो 4 लोगों की जनसंख्या तो ऐसे ही बढ़ गई। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका वोटर लिस्ट पक्का हो, मजबूत हो। और एसआईआर, बहुत लोगों ने भ्रामक तस्वीर फैला दी है कि भाजपा का ये एजेंडा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये भाजपा का एजेंडा है, बल्कि भारत के नागरिकों का स्वाभिमान है। भारत के नागरिक जो है उनको इस मतदाता सूची में रहना चाहिए। अगर बाहर के कोई है तो उनको बिल्कुल इसमें नहीं रहना चाहिए। एसआईआर एक अच्छी सुविधा चुनाव आयोग के माध्यम से दी गई है और उसका उपयोग करके हमें भारत के अच्छे नागरिक होने के नाते इस पे सहयोग देते हुए मतदाता सूची को कार्यकाल में किस कार्य से लगा है दादा कि आप असंतोष रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा असंतोष अगर नगर निगम को कुछ है तो वो है सरकारी समन्वय का असंतोष। रांची नगर निगम में जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, सब चाहते हैं अपनी जनता का काम करना, चूंकि जनता के चुनाव अब वोट के माध्यम से वो उस जगह पहुंचते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद उनको ठगा सा महसूस होता है। इसलिए महसूस होता है कि राज्य सरकार सभी चीजों को अपने क्लच में रखती है, हाथ में रखती है। अगर आप एक योजना देते हैं तो राज्य सरकार जब तक उसको मंजूर नहीं करती है तब तक वो पूरा नहीं होता है। अब हम आपको उदाहरण बताते हैं कि डिस्टिलरी तालाब यहाँ है, चुना भट्टा के पास है। इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तालाब बंद हो गया था, लोग मट्टी भर के इसको बेचने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ की योजना बना के भेजा, लेकिन सरकार 2008 से 2013-14 कर दिया, लेकिन कोई पैसा आवंटित नहीं किया। तालाब की स्थिति विपरीत हो गई और बहुत सारे भूखंड को बेच दिया गया जमीन के दलालों के माध्यम से। बहुत मुश्किल से उस समय राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती थे। सजल चक्रवर्ती चूंकि कोकर के थे तो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से यहाँ के वासिंदा होने के नाते उनसे सहयोग मांगा, तो 8 करोड़ में मिले 2 करोड़ रुपया। अब 2 करोड़ रुपया से हम लोगों ने जब विकास का कार्य शुरू किया तो वो तालाब को बना पाना संभव नहीं था। तो हम लोगों ने एक छोटा तालाब पार्क का रूप देके कम से कम उस जगह को बचाने के लिए काम किया और उसको बचाने का काम किया, जो आज भी दिखता है कि बचा हुआ है। लेकिन जो हम चाहते थे वो काम नहीं हो पाया आर्थिक सहयोग से। तो यही कि इसी के लिए मैं कहता हूं कि राज्य सरकार का सहयोग नगर निगम में नहीं मिलता है, और नगर निगम में नहीं मिलता है तो हम जो जैसे प्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अगर तीसरी सरकार मानते हैं तो इसको पहले मजबूत करना होगा, प्रशासनिक रूप से इसको मजबूत करना होगा कि आर्थिक रूप से भी वो जो चाहे वो कर सके। चूंकि जनप्रतिनिधि अगर एक पार्षद है तो एक विधायक भी है, विधायक सब कर सकता है तो फिर पार्षद को भी अधिकार मिलना चाहिए कि उसके क्षेत्र में अगर कोई विकास का कार्य हो रहा हो तो उसको वो पूरा करने के लिए आर्थिक दृष्टि से किसी के ऊपर मुंह नहीं देखना पड़े। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अगर ये ठान ले कि जो तीसरी सरकार की भी योजना है वो पूरी करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि जनता के बीच में कोई समस्या रहेगी। और समस्या का निपटारा तभी हो सकेगा जब हम तीसरी सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। दादा, सामंजस्य की आपने बात की, मेयर और उप महापौर के बीच जो सामंजस्य की कमी है, क्या विकास में इसका असर है? देखिए, महापौर और उप महापौर, आप जो समन्वय की कमी बता रहे हैं वो बता रहे हैं 13 से 18 के कार्यकाल की। 18 से 23 में आपको ये कहीं नहीं दिखा होगा। कारण इसका क्या है? 13 से 18 पार्षदों से उप महापौर चुन के आते थे और मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता था, जैसा इस बार राज्य सरकार ने किया है। अगर एक उप महापौर पार्षदों के माध्यम से आता है और बोर्ड में उप महापौर के रूप में बैठता है और मेयर डायरेक्ट आती है, दोनों के अंदर गतिरोध होना स्वाभाविक क्रिया है, चाहे वो कोई हो। इसलिए है कि जब हम किसी के माध्यम से चुन के जाते हैं, जनता हमें नहीं चुनती है, तो फिर
हमें पार्षदों का भी सुनना पड़ता है। पार्षद की अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी गद्दी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आप देखिए कि हम पार्षदों का सुनते हैं, हम अपनी बातों को बोर्ड में, पार्षदों की बातों को बोर्ड में रखने का काम करते हैं, तो वहां क्लैश होगा और क्लैश हुआ भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि विकास के कार्यों को लेके ही हम लोगों में क्लैश होता था। किसी के मन में कुछ है तो पार्षद के मन में भी कुछ है कि उनके वार्ड में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्लैशिंग ये था। लेकिन 18 से 23 जब डायरेक्ट चुनाव हुए, आप एक भी उदाहरण बताइए जब महापौर और उप महापौर में कोई भी तरह का क्लैश हुआ हो। इसलिए कि दोनों डायरेक्ट चुन के आए थे। डायरेक्ट चुनने जाने से ये सब चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं, शहर में ज्यादा विकास हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने फिर से इसको पुरानी पटरी में ले आया और फिर से पार्षदों का चुनाव हो और पार्षद से डिप्टी मेयर चुन के आए, इसको सुनिश्चित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि फिर पुरानी बातें आएंगी। 13 से 18 का जो कार्यकाल था, जनता फिर उसको देखेगी। नगर निगम में के जो कार्य हो रहे हैं दादा, उसको देखने के बावजूद भी अभी भी शहर में कमियां बनी हुई हैं। एज इट इज है, वो तो कुछ उसमें देखिए, सुधार हुआ नहीं। मैं ये नहीं मानता हूं कि शहर में पुरानी कमियां जो थी वो बनी हुई हैं। बहुत सारे कार्य हुए हैं, लेकिन शहर, जब देश आजाद हुआ 1947 में और इतने प्रधानमंत्री बने, आज भी शहर में कई एक जगह आपको देश में दिखेगा जहां विकास नहीं पहुंचा है। प्रयास हो रहा है। वो तो मोदी जी के कार्यकाल को मैं धन्यवाद देता हूं कि 2014 के बाद लगातार ऐसे प्रयास हुए जिससे कि देश में कुछ काम दिखने लगा। नहीं तो उसके पहले के जो कार्यकाल थे उसमें देश कितना विकास किया वो जनता के बीच में सामने है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नगर निगम का भी गठन 8 में हुआ, 2025-23 में खत्म हुआ, 15 साल। लेकिन इन 15 वर्षों में जितने काम होने थे उससे ज्यादा काम हुए हैं। काम अभी बहुत सारी बाकी है, लेकिन उसके लिए सरकार को समन्वय बनाना होगा, साथ देना होगा। और साथ ही साथ इस तरह के काम नहीं होने होंगे जो 3 साल में आप देख रहे हैं कि एक कार्यकाल खत्म हुआ, दूसरा कार्यकाल शुरू कैसे हो इसका पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को ईमानदारी पूर्वक नगर निकाय के गठन में भी एक अच्छी भूमिका निभानी होगी और साथ में विकास के कार्यों में भी अपनी भूमिका निभानी होगी। ये नहीं देखना होगा कि हमारा वोट बैंक कहाँ है और हम वहीं काम करें। दादा, क्या लगता है इस बार भी जनता आपको मौका देगी? देखिए, इस बार मैं चुनाव में नहीं हूँ और स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, चूंकि जो आरक्षण रोस्टर आपने देखा होगा, अब वो किसके बोलने पर, किसके मनाने पर बना है कि जहां अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इसके आसपास के 10 वार्डों में कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहां से मैं खड़ा हो सकूं। तो आरक्षण इस तरह का बनाया हुआ है। डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो अच्छे प्रत्याशी हैं उनको लड़ाऊंगा, जिताऊंगा और नगर निगम को मजबूत करने में अपना सहयोग दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज आप लोगों ने हमें सुना। नेक्सस 18 न्यूज के साथ बने रहिए वार्ड के इसी यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संगीता कुजूर, कैमरामैन सद्दाम के साथ। जोहार।